बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, उसका टॉपिक टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। टॉर्क क्या है या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है। तो याद रखें कि बेटा, अगर हम एक दरवाज़े को पकड़ के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या करती है, वो टर्निंग करती है, टर्निंग इफ़ेक्ट करती है किसके ऊपर, डोर के ऊपर, जिसकी वजह से डोर जो है वो ओपन या क्लोज़ हो जाता है। तो टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से जो है वो डोर ओपन हो सकता है या क्लोज़ हो सकता है जब हम फोर्स डोर के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम देखें कार स्टीयरिंग की देख लें तो कार स्टीयरिंग जो है वो भी क्या है, उसमें भी फोर्स जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा करती है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो हमारे पास ये कार स्टीयरिंग है, तो कार स्टीयरिंग के ऊपर हम जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। तो उसके लिए जो है हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से फोर्स उसको क्या करती है, उसके एक्सिस के गिर्द टर्न करवाती है। लेकिन कौन सी फोर्स, याद रखो कपल फोर्सेस जो होती हैं वही बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। सिंगल फोर्स जो है वो बॉडी में कपल प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब कपल फोर्सेस कैसे हैं? कपल फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं और सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही थी। ये देखो, ये लाइन डिफरेंट है और ये लाइन डिफरेंट है। तो डिफरेंट लाइन के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है, पैरेलल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं करती। तो याद रखो, टॉर्क जब भी प्रोड्यूस होगा कपल फोर्स से प्रोड्यूस होगा। तो जिस तरह कार स्टीयरिंग के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जो है वो क्या करती है, टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है। और कौन सी फोर्स? कपल फोर्स। एक जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल टू ईच अदर हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो वो फोर्सेस जो हैं वो कपल प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह एग्जाम्पल देख लें, अगर हम जो है कॉक ऑफ टैप जो होता है उसको जो है हम रोटेट करवाते हैं, किस लिए? स्टॉप करने के लिए टॉप को, ट्यूटी को। तो वो भी क्या है, उसके ऊपर भी हम कपल फोर्स लगा रहे होते हैं। एक फिंगर की जो होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इस तरह जो है हमारा थंब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लिहाजा उसके ऊपर भी कपल फोर्सेस जो हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले याद रखें कि टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन वो है, वो उसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि बॉडी का रिजिड होना ज़रूरी होता है। रिजिड बॉडी के अंदर ही जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक रबड़ या प्लास्टिक वगैरह को, जो सॉफ्ट बॉडी हो, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के पार्टिकल जो हैं वही जो है उनका डिस्टेंस ही चेंज होता जाएगा, क्योंकि वो या तो रबड़ को खींचते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो उसके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो रिजिड बॉडी के लिए ये शर्त दी गई है कि इफ़ द डिस्टेंस जो है बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल, तमाम पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान, ये एक पार्टिकल्स का पेयर है, इन पार्टिकल्स के पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है डू नॉट चेंज ना हो, कि ये अगर फ़र्ज़ करो 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही रहे। बाय अप्लाइंग फोर्स करने से भी जो है डिस्टेंस जो है बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज हो, तो वो जो बॉडी होगी जिसके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फोर्स अप्लाई करने से चेंज नहीं हुआ, उस बॉडी को क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। अगर डिस्टेंस जो है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स, तो बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। यानी कि बॉडी के पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर फोर्स लगे तो वो डिस्टेंस चेंज ना हो, तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो वो बॉडी क्या होगी? रिजिड होगी। अगर डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है तो बॉडी रिजिड नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हम दरवाजे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो दरवाजे जो है
वो क्या उसकी लेंथ में कभी इजाफा हुआ है? नहीं, बल्कि वो क्या करता है, वो कपल फोर्स के अंडर क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसी तरह बात करते हैं हम जो है और टर्निंग इफेक्ट। तो याद रखो टर्निंग इफेक्ट के लिए बॉडी जो होती है वो अपने एक्सेस के गिर्द ही, एक तो रिजिड बॉडी का होना, और रिजिड बॉडी जो होती है वो अपने एक्सेस के गिर्द ही रोटेट कर सकती है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि रिजिड बॉडी जो रोटेट कर रही होती है अबाउट ए लाइन, एक लाइन के गिर्द, तो पार्टिकल जो होते हैं बॉडी के मूव कर रहे होते हैं सर्कल के अंदर। दोबारा सुन लें, रिजिड बॉडी जो होती है रोटेट कर रही होती है अबाउट ए लाइन, एक लाइन के गिर्द, तो पार्टिकल जो होंगे किसके, रिजिड बॉडी के, वो मूव करेंगे इन सर्कल विद देयर सेंटर, अपने मरकज के लिहाज से ये तमाम के तमाम पार्टिकल जो हैं वो कहता है मूव करेंगे इन सर्कल, और मरकज के लिहाज से ये तमाम के तमाम जो हैं लाई किसके ऊपर करेंगे, एक लाइन के ऊपर करेंगे। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिजिड बॉडी जो होती है वो रोटेट कर रही होती है अबाउट ए लाइन, तो पार्टिकल जो होंगे फिर रिजिड बॉडी के मूव करेंगे सर्कल में विद देयर सेंटर, अपने मरकज के लिहाज से ऑल लाई, यानी कि मरकज के लिहाज से वो सारे के सारे एक ही मरकज पे ऊपर जो है बेस उनकी सबकी एक ही होगी, अपने मरकज के ऊपर लाई करेंगे, और वो मरकज क्या होगा, लाइन होगी। इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसकी एक ये भी डिफाइन है कि अ लाइन अलॉन्ग विच ए बॉडी रोटेट, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करेगी उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो सिंपली ये बात क्लियर होगी। अब आप एग्जांपल देख लें कि अगर आप एक टॉप की मोशन को देखें तो टॉप क्या करता होता है, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। तो टॉप जो है वो अबाउट ए लाइन जो है वो रोटेट कर रहा होता है, और टॉप के पार्टिकल जो होते हैं वो किस में होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं, और विद देयर सेंटर उनके मरकज के लिहाज से ऑल लाई ऑन दिस लाइन, जिस लाइन के गिर्द वो बॉडी इसी लाइन के ऊपर वो तमाम के तमाम पार्टिकल जो हैं वो लाई कर रहे होते हैं। इस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो इसके बाद आगे बात कि रोज़मर्रा लाइफ के अंदर जो है एप्लीकेशनें या एग्जाम्पल बताएं टार की क्या हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक शार्पनर जो है उसके अंदर आप पेंसिल को जो है टर्निंग करते हैं तो वो क्या करती है, वो टर्निंग फैक्ट की वजह से वो पेंसिल जो है वो आगे से रेज हो जाती है। इसी तरह स्टॉप ऑफ टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ ए वाटर टैप, वाटर टैप का स्टॉप कॉक जो है वो भी टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है, वो भी टार्क प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके ऊपर भी कपल फोर्स है, एक फिंगर और थम्स की कपल फोर्सेस लग रही होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड में होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, इसलिए ये टर्निंग इफेक्ट पैदा करती हैं। तो ये बात याद रखें, ये सब जो यहाँ तक पूछे गए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बोर्ड में अक्सर डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी या एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछ लिया जाता है, या डिफाइन रिजिड बॉडी डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछ लिया जाता है। लेकिन टार्क का क्वेश्चन जो है वो अलग से पूछा जाता है, व्हाट इज टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, टार्क क्या है, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, एक्सप्लेन देम, उनको उनकी वजाहत करें। तो याद रखें टार्क क्या है। टार्क अभी मैंने बताया था आपको कि फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। तो याद रखो टार्क उसी वक्त प्रोड्यूस, ये भी बात याद रखें कि टार्क तब प्रोड्यूस होता है जब फोर्स जो होती है वो बेशक पैरेलल हो लेकिन मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलरली लग रही हो, तब जो है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। अगर उसके पैरेलल लग रही होगी तो टार्क कभी प्रोड्यूस, यानी कि मूवमेंट आर्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो जब भी फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही होगी मूवमेंट आर्म के, तब ही जो है वो टार्क प्रोड्यूस होगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट जो होते हैं उनको टार्क कहते हैं। तो याद रखो टार्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन से टू फैक्टर हैं, एक फोर्स है और दूसरा क्या है, मूवमेंट आर्म। तो फोर्स फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब होता है कि वो चीज जो किसी भी
क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के ऊपर जो है इफेक्ट करे, उसको कम करे या उसको ज़्यादा करे, वो कहलाता है फैक्टर कहलाते हैं। अब फोर्स, अब एक्सप्लेन करते हैं हम इसके जो फैक्टर जो हैं इनकी इनको वजाहत करते हैं इनकी। तो याद रखें कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फैक्टर ऑन विच टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड, जिनके ऊपर टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी टार्क को ही कहा जाता है, डिपेंड करता है। तो यू हैव माइट सीन, आपने पहले भी देखा हुआ है, देख चुके होंगे कि एक मैकेनिक्स जो है वो यूज़ करता है स्पैनर्स को, 2 स्पैनर यूज़ कर रहा है, कोई भी मैकेनिक्स है वो 2 स्पैनर यूज़ कर रहा है। एक जो है स्पैनर वो लॉन्गर लेंथ उसका, यानी कि मूवमेंट आर्म जो है उसकी लेंथ जो है वो लॉन्गर है, और एक जो है वो शॉर्टर आर्म जो है वो स्पैनर यूज़ कर रहा है। एक दोबारा सुन लें कि एक मैकेनिक्स जो है वो 2 स्पैनर यूज़ कर रहा है, लॉन्गर आर्म और शॉर्टर आर्म। तो किस लिए यूज़ कर रहा है, लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए नट को। तो याद रखें कि लार्जर जो है स्पैनर जो होगा, यानी कि लार्जर आर्म का मतलब है कि उसका मूवमेंट आर्म जो है वो क्या होगा, वो लॉन्ग होगा, और जिसका आर्म शॉर्ट होगा उसका मूवमेंट आर्म स्मॉल होगा। तो जितना मूवमेंट आर्म इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही फोर्स भी इंक्रीज या मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है वो भी क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो वो कहता है कि इट इज़ ईजियर टू लूज ए नट। तो अगर वो स्पैनर मैकेनिक यूज़ करता है 2 स्पैनर, लॉन्गर आर्म और शॉर्टर आर्म, तो इट इज़ ईजियर, ये आसान हो जाएगा टू लूज ए नट को लूज करना विद लॉन्गर आर्म स्पैनर से देन शॉर्टर आर्म। बिकॉज वजह क्या है कि लॉन्गर आर्म जो होता है स्पैनर वो प्रोड्यूस करता है ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट, ग्रेटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है देन शॉर्टर आर्म, क्योंकि नट जो है वो सेम है जिसको लूज किया जा रहा है या टाइट किया जा रहा है। तो दोबारा इसकी वजह सुन लें, एक मैकेनिक जो है वो 2 स्पैनर यूज करता है, लॉन्गर आर्म और शॉर्टर आर्म। किस लिए यूज करता है, टू लूज और टाइटन ए नट को लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए। तो इट इज ईजियर टू लूज ए नट विद लॉन्गर आर्म देन शॉर्टर आर्म बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ लॉन्गर आर्म इज ग्रेटर देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ शॉर्टर आर्म। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि एक तो जो है टार्क जो है वो मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करता है कि मूवमेंट आर्म के इंक्रीज होने से फोर्स भी इंक्रीज होगी। इसी तरह जो है अब फोर्स की बात करते हैं। बेशक स्पैनर का जो है लेंथ कम भी हो लेकिन फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाए तो जो है हम इजीली जो है वो नट को ओपन कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हुआ है ड्राइवर हजरात जो हैं व्हीकल के व्हील जो हैं उनको चेंज करने के लिए वो स्पैनर यूज़ करते हैं, और उस स्पैनर के साथ एक मूवमेंट आर्म को उसको बढ़ाने के लिए वो एक पाइप यूज़ करते हैं। तो वो पाइप जो होता है वो क्या होता है, वो मूवमेंट आर्म को बढ़ा देता है। लेकिन अब तो मूवमेंट आर्म के बढ़ने से जो है वो टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली उस नट को लूज कर लिया जाता है या टाइट कर लिया जाता है। क्योंकि अगर कमज़ोर आदमी होगा तो उसका मूवमेंट आर्म भी बढ़ जाएगा। फोर्स बेशक कम भी थी, मूवमेंट आर्म के बढ़ने से टार्क ज़्यादा पैदा हो गया। लेकिन अगर बेशक मूवमेंट आर्म स्मॉल हो, फोर्स ग्रेटर हो जाए, यानी कि वो एक हैवी पर्सन उसके ऊपर जो है खड़ा होकर उसको दबा रहा था, प्रेस कर रहा था, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, तो वो इजीली खुल सकता है नट। तो इसी तरह जो है अब यहाँ पे बात हुई थी मूवमेंट आर्म की और जो है फोर्स की। फोर्स तो जो है वो आपको पता चल गया कि किस तरह फोर्स और मूवमेंट आर्म जो हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क पे डिपेंड करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसके दौरान जो मूवमेंट आर्म था वो क्या था, मूवमेंट आर्म जो होता है याद रखें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके दरमियान, बिटवीन ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के गिर्द फोर्स एक्ट कर रही होती है उस लाइन के दरमियान, और एक्सेस ऑफ रोटेशन के बिटवीन जो है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन के बिटवीन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म एंड the perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation, the perpendicular distance between line of action of force and
एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नाउन एज मूवमेंट आर्म। लेकिन अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के मतलब पढ़ना है तो वो लाइन जिसके गिर्द कोई भी फोर्स, जिसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसके साथ वो क्या कहलाती है, वो लाइन जो होती है अलॉन्ग विच ए फोर्स एक्ट, जिसके गिर्द एक फोर्स एक्ट करे जिसके साथ, उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम हाइंग ऑफ जो है वो डोर का जो है, हम डोर को जो है डोर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसके हैंग से पकड़ के उसको खोलने के लिए, तो जिस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं दरवाजे के ऊपर वो क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। और जिस वो अपने क्लब्स के गिर्द, जिसके गिर्द वो क्या कर रहा है अपने, वो जो उसके एक्सेस हैं जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है, उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन कहेंगे। सॉरी, जो क्लब्स हैं जिसके गिर्द दरवाज़ा घूमेगा वो क्या होंगे? एक्सेस ऑफ रोटेशन होंगे। तो फिर वो लाइन अलॉन्ग विच फोर्स एक्ट, जिसके गिर्द फोर्स एक्ट करे, उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और मूवमेंट आर्म जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर सुन लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मूवमेंट आर्म। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन थे दोनों जो पूछे गए थे, लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन को उसी तरह जारी रखा आगे। तो याद रखें कि किस तरह जो है हमने एक्सप्लेन में हमने ये वजाहत की थी कि फैक्टर जो हैं, कौन से फैक्टर जो हैं उनके ऊपर जो है वो टार्क जो है वो डिपेंड करता है या मूवमेंट आर्म। तो याद रखें कि फोर्स और मूवमेंट आर्म जो हैं इनके ऊपर जो है वो टार्क डिपेंड करता है। ग्रेटर अगर फोर्स होगी तो ग्रेटर विल बी द टार्क प्रोड्यूस होगा, और अगर ग्रेटर मूवमेंट आर्म होगा तो भी ग्रेटर विल बी द टार्क प्रोड्यूस होगा। तो हम इसी तरह मैथमेटिकली टार्क की डिफाइन कर सकते हैं कि टार्क जो होता है ये प्रोडक्ट होती है किसकी? फोर्स एंड मूवमेंट आर्म की। किसकी? फोर्स एंड मूवमेंट आर्म की। तो यहाँ से फिर टॉर्क इज इक्वल टू एफ ज़रबे मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। तो हमारे पास टार्क जो आ गया वो फोर्स और मूवमेंट आर्म की प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो टार्क का एसआई यूनिट जो होता है टार्क का वो न्यूटन मीटर होता है। एसआई यूनिट जो है ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर, वो न्यूटन मीटर होता है। तो अब हम चाहें तो न्यूटन मीटर की डिफाइन भी कर सकते हैं कि न्यूटन मीटर क्या है। यहां से देखें, एक न्यूटन फोर्स अगर जो है 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो अप्लाई हो तो जो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस होगा। तो आइए अब हम अपने लेक्चर को दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में रिजिड बॉडी पढ़ा था। रिजिड बॉडी के बाद हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा था। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद हमने एप्लीकेशन, इसकी एग्जांपल कुछ पढ़ी थी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, मूवमेंट आर्म भी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। लेकिन टार्क और उसके फैक्टर जो है वो उनको जो है वो हमने लॉन्ग टर्म में पढ़ा था। टार्क की डिफाइन करनी अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए उसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर कौन से हैं? फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। उसके बाद वजाहत में हमने बताना है कि फैक्टर जो है वो किस तरह टर्निंग फैक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो हमने एक मैकेनिक्स की एग्जांपल से उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमने ये बता दें जो स्पैनर है वो लाजम बनाने हैं डायग्राम में। उसके बाद हमने ये भी बताना है कि टार्क जो है वो फोर्स और मूवमेंट आर्म पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता था? क्योंकि फोर्स के ग्रेटर होने से भी मूवमेंट टार्क जो है वो ग्रेटर होगा, टर्निंग फैक्ट ग्रेटर प्रोड्यूस होगा। मूवमेंट आर्म के भी ग्रेटर होने से, क्योंकि मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी व्हीकल के जो है वो व्हील के नट वगैरह ओपन करने वाली। इसी तरह टार्क जो है फिर किस पे डिपेंड, किसकी जो है मैथमेटिकली डिफाइन क्या बन गई टार्क की कि वो प्रोडक्ट है किसकी? फोर्स और मूवमेंट आर्म की। तो टार्क इज इक्वल टू एफ ज़रबे एल हो गया। तो ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर हो गया। तो बस यहाँ तक जो है वो आपके 4 नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।